सभी साथियों को मेरा नमस्कार, स्वागत है आप सबका आज 8 अगस्त के जनसत्ता विश्लेषण में। तो आइए शुरू करते हैं कि जनसत्ता विश्लेषण प्रथम पृष्ठ में ब्रिक्स समिट को लेकर खबर आई है। भारत और ब्रिक्स देशों ने मिलकर आने वाले भविष्य में एक बहुत ही मजबूत संगठन को आगे बढ़ाया है और जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं, आंतरिक सुरक्षा से लेकर आर्थिक तरक्की, उसको लेकर भी चर्चाएं करी हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं आज के संपादकीय की तरफ। संपादकीय इस क्रम में है संवाद और संदेश, फिर हौसले की जीत और आभासी दुनिया के वास्तविक जोखिम। संवाद और संदेश में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को लेकर एक हमारा ध्यान केंद्रित किया गया है। ब्राज़ील में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में इस समूह के महत्व समेत कई अहम मसलों पर चर्चा की गई, जिनमें से एक प्रमुख मुद्दा आतंकवाद का था। इस मौके पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अनुपस्थित रहे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी सम्मेलन में आभासी माध्यम से मतलब कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से शामिल हुए थे। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी की सम्मेलन में मौजूदगी को एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम के रूप में देखा जा रहा है। बिल्कुल, इस दौरान प्रधानमंत्री जी ने आतंकवाद के खिलाफ कड़ा संदेश दिया और कहा कि आतंक के पीड़ितों और समर्थकों को एक ही तराजू पर नहीं तोला जा सकता। आतंकियों के खिलाफ प्रतिबंध लगाने से किसी भी देश को हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। ब्रिक्स जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रधानमंत्री की इस टिप्पणी को न केवल पाकिस्तान बल्कि चीन के लिए भी एक नसीहत के रूप में देखा जा रहा है। पाकिस्तान जहां आतंकवाद को खाद पानी देता है, वहीं चीन ने हाल के वर्षों में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कई पाकिस्तानी आतंकियों को सूचीबद्ध करने के प्रयासों को अवरुद्ध किया है। बिल्कुल, देखिए असल में चाइना और कभी-कभी अमेरिका जानबूझ के पाकिस्तान को पोषित करता है आतंकवाद को बढ़ाने के लिए, और ये मुद्दा भारत ने कई मंचों पर उठाया है। ब्रिक्स हाल के वर्षों में एक प्रभावशाली समूह के रूप में उभरा है। उसमें भारत, चीन व रूस समेत दुनिया के 11 प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाएं वाले देश शामिल हैं। ब्रिक्स देश एक बहुध्रुवीय विश्व के लिए जोर दे रहा है, जहाँ शक्ति अधिक बटी हुई है। ऐसे में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का ब्रिक्स सम्मेलन में अनुपस्थित रहना चौंकाने वाला है। जिनपिंग के सत्ता संभालने के बाद ये पहली बार है कि वह इस सम्मेलन से दूर रहे, वह भी तब जब वह ब्रिक्स समूह को अमेरिका के नेतृत्व वाली पश्चिमी गुट के खिलाफ एक आर्थिक विकल्प के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं। भू राजनीतिक मामलों के लिहाज से देखें तो ये इस बात का संकेत हो सकता है कि ब्रिक्स के हालिया विस्तार ने चीन के लिए इसके वैचारिक मूल्य को कम कर दिया है। इसका कारण यह भी माना जा रहा है कि चीन अमेरिका के साथ व्यापार संघर्ष के कारण घरेलू आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहा है और जिनपिंग इन दिनों घरेलू अर्थव्यवस्था की दिशा में उलझे हुए हैं। बहरहाल ब्रिक्स सम्मेलन में आतंकवाद के अलावा मानवीय मूल्यों पर आधारित कृत्रिम मेधा, अमेरिकी शुल्क, मानवता के विकास के लिए शांतिपूर्ण व सुरक्षित वातावरण के मसले पर भी चर्चा हुई है। इसमें दोहराया नहीं है कि ब्रिक्स देशों को अपनी साझा चुनौतियों का सामना करने के लिए एकजुट होकर सामूहिक प्रयास करने होंगे। ऐसे समय में जब पश्चिमी एशिया से लेकर यूरोप तक आज दुनिया के विवादों और संघर्षों से जूझ रही है, ब्रिक्स जैसे समूह की प्रासंगिकता और भी अहम हो जाती है। मगर वैश्विक मंच पर गंभीरता से लिए जाने के लिए ब्रिक्स को पहले अपने आंतरिक ढांचे और प्रणालियों को सुदृढ़ करना होगा। देखिए, ये बात तो सही है, ब्रिक्स में इस बार कई मुद्दों पर डिस्कशन करा गया है, विचार विमर्श करे गए हैं, मगर ब्रिक्स का खुद का अस्तित्व एक प्रश्न चिन्ह में ये खड़ा हो रहा है कि कई मुद्दों पे ब्रिक्स खुद बटा हुआ है। जैसे चाइना का जो साउथ चाइना सी में एक्सपेंशन है, जिससे इंडोनेशिया और अन्य तटीय देश परेशान हैं, जो कि इस बार ब्रिक्स में सम्मिलित भी हुए हैं। इंडोनेशिया सम्मिलित हुआ है चाइना के खिलाफ लंबे समय से गुहार लगा रहा है अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे। वहीं पे ब्रिक्स एक तरीके से डायकोटोमी में आ जाता है कि चाइना से परेशान कई देश हैं, एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी, खुद भारत भी है और चाइना ब्रिक्स का पार्ट भी है, फाउंडिंग मेंबर भी है, मगर उसके खिलाफ कभी भी कोई कदम नहीं उठाया जाता है। वहीं पे ब्रिक्स जब
अमेरिका के खिलाफ दबा के एक मुहिम शुरू करता है डी डॉलराइजेशन कि भैया डॉलर को ज़्यादा ही मार्केट में घूम रहा है और बेकार है, इसको ख़त्म करना है, दबाना है इसे हमें अब, हमें नहीं ज़रूरत है डॉलर डॉलर की विश्व में। जैसे ही अमेरिका आँख दिखाता है वैसे ही सारे देश बढ़ जाते हैं, भैया हमने तो कुछ नहीं कहा, हमने तो कुछ नहीं कहा, हमने तो कुछ नहीं कहा। इंडिया खुद कहता है कि भैया हमने तो कुछ कहा ही नहीं है, डॉलर इज़ सुप्रीम, डॉलर रहेगा, हमेशा रहेगा। तो ब्रिक्स पहली बात तो अपने इंटरनल पॉलिसीज़ में स्ट्रॉन्ग नहीं है, दूसरी बात अभी भी खुद की कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। उसके बाद ही वह अगर इन्हें सुलझा लेता है, ये कायदे में जो आपके आइलैंड नेशंस हैं साउथ चाइना सी के निकट और इंडोनेशिया वगैरह, जब ये देश परेशान है चाइना के एक्सपेंशन से, हालांकि ब्रिक्स सिर्फ इसके लिए फोरम नहीं बना है, तो ब्रिक्स नेशंस को मिलके एक कम से कम आवाज़ उठानी चाहिए कि चाइना आप ऐसा मत करिए, आप क्यों परेशान कर रहे हैं आइलैंड नेशंस को सब चाइना सी के आसपास क्षेत्रों में, पर ऐसा नहीं होता है। तो ब्रिक्स हालांकि बहुत ही अच्छा मंच है, मगर अभी भी ब्रिक्स को बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, तभी वो एक मजबूत संगठन के रूप में देखा जाएगा। और देखिए चाइना ब्रिक्स में तो डोमिनेट कर ही रहा है अपने आप को। अब चाइना एक और नया संगठन बनाने के प्रयास में है, सार्क जैसा संगठन, जिसमें पाकिस्तान भी होगा। तो अब ये चुनौती अब डिप्लोमेटिकली बढ़ गई है कि संगठन जो एशिया में बन रहे हैं, एशिया की रीजनल सिक्योरिटी कोऑपरेशन को लेकर, उनमें खुद में इतनी राजनीति और डिप्लोमेसी चल रही है कि वो मुद्दों पे एकजुट नहीं है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं अगले संपादकीय की, और संपादकीय है आभासी दुनिया के वास्तविक जोखिम। और अर्चना कुमारी जी कहती हैं, दुनिया भर में सोशल मीडिया मंचों का उपयोग लगातार बढ़ रहा है, लेकिन इसके असर से उपजे हालात चिंता भी बढ़ा रहे हैं। हालांकि दरवाजे पर पहुंच चुके इस जोखिम को लेकर सचेत रहने की बातें भी खूब होती रही हैं, लेकिन इसके बढ़ते दायरे की जटिलता और ज़्यादा गहराती जा रही है। एक ओर इसने सूचना तक पहुंच का दायरा बढ़ाया है, वहीं दूसरी ओर नई चुनौतियां भी पेश की हैं जो अब सीधे हमारे समाज पर प्रभाव डाल रही हैं। आज की तकनीकी दौर में लगभग हर हाथ में स्मार्टफ़ोन है। अगर परिवार में 5 सदस्य हैं तो घर में 3 या 4 स्मार्टफ़ोन भी होते हैं। इस बात की भी पूरी संभावना है कि स्मार्टफ़ोन का इस्तेमाल करने वाले लगभग सभी लोगों का खाता किसी न किसी सोशल मीडिया वेबसाइट पर होगा ही, जहाँ वह घंटों अपना समय बिताते हैं। तो सोशल मीडिया को अभिव्यक्ति, जानकारी साझा करने और नवाचार का अहम मंच समझा गया है, वह आज कई तरह की परेशानियों की वजह से भी बन रहा है। बिल्कुल देखिए, आज के टाइम टेक्नोलॉजी इतना आगे बढ़ी है, टेक्नोलॉजी से इतना फ़ायदा मानवता ने उठाया है, ह्यूमन्स ने उठाया है, टेक्नोलॉजी का उतना नुकसान भी हमें देखने को मिल रहा है कि टेक्नोलॉजी के होने से जिस एक झूठी एक आभासी दुनिया में हम जी रहे हैं, एक वर्चुअल वर्ल्ड में जो हम जी रहे हैं, वो कहीं न कहीं मानवीय मूल्यों को ख़त्म कर रही है। सोशल मीडिया के ज़रिए अफ़वाह फैलाकर सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने और सकारात्मक सोच को संकीर्ण करने का प्रयास किए जा रहे हैं। सामाजिक और धार्मिक स्वार्थ के साथ राजनीतिक स्वार्थ के लिए भी इस मंच पर भ्रामक जानकारियाँ परोसी जा रही हैं। बिल्कुल मिसयूज़ भी हो रहा है, यूज़ भी हो रहा है। देखिए सोशल मीडिया का इसका बेनिफिट कितना बढ़िया है कि बहुत सी नॉलेज लोग को बैठे-बैठे मिल जा रही है, एक ही जगह पे। घर बैठे-बैठे पूरी दुनिया का आइडिया हो जाता है। मगर वहीं पे कुछ आपके असामाजिक तत्व इस प्लेटफ़ॉर्म का गलत इस्तेमाल करके नकारात्मकता फैला रहे हैं। आज ये माध्यम हमारे जीवन में एक बड़ी भूमिका निभा रहा है, लेकिन इसके अत्यधिक अत्यधिक उपयोग की वजह से इसकी कीमत भी चुकानी पड़ रही है। समाज पर सोशल मीडिया के प्रभावों के बारे में कई तर्क वितर्क प्रस्तुत किए गए हैं। कुछ लोगों का मानना है कि वह एक वरदान है। बिल्कुल है, वरदान है। जबकि कुछ लोग महसूस करते हैं कि ये एक अभिशाप है। ये बात भी सही है। आज हर उम्र के लोग सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं। इससे कुछ फ़ायदे हैं तो कुछ नुकसान भी हैं। दोनों बातें हैं। यह मंच एक तरह से दूर रह रहे लोगों को एक दूसरे के पास ज़रूर ले आया है, लेकिन करीबियों को दूर कर दिया है। युवाओं पर तो सोशल नेटवर्किंग का नशा शाही हो गया है। विविध मंचों पर दिन में कई बार अपनी टिप्पणियाँ या तस्वीरें देखना, घंटों तक देखिए बिल्कुल सोशल मीडिया पर स्क्रॉलिंग करना, लंबे लंबे समय तक स्क्रॉलिंग कर करके फ़ोटोज़ को देखना, टाइम वेस्ट करते हैं युवा आजकल इस पे अपना। रोज़ाना बहुत देर तक फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स जैसे मंचों पर समय बिताने से ना केवल उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है, बल्कि कुछ कुछ नया करने की उनकी रचनात्मकता, क्षमता भी धीरे-धीरे कम या ख़त्म हो रही है। बिल्कुल,
बिल्कुल वाज़िब बात है कि सोशल मीडिया के मिसयूज़ करने से समाज में नुकसान ज़्यादा हो रहा है और ये देखा जा रहा है, ये देखा जा रहा है। आगे देखते हैं, अभी कंटेंट भी आजकल बड़ा डाइवर्सिफ़ाइड मिल रहा है सोशल मीडिया पे। आधुनिक तकनीकी प्रभाव में इस माध्यम का अतिशय उपयोग युवाओं के उर्वर वैचारिक पक्ष को कुंद करने का ज़रिया बन गया है। अच्छा, आजकल जितना पॉजिटिव सोशल मीडिया को होना चाहिए था, उतना नेगेटिव ग्रोथ के लिए होता जा रहा है कि युवाओं को अब फेमस होना, सोशल मीडिया के माध्यम से अपने आप को गलत रास्ते में ढकेलना, जैसी घटनाएँ भी बढ़ रही हैं। जब युवा सोशल मीडिया पर अनुचित सामग्री देखते हैं तो उन्हें अवसाद, चिंता, निराशा और आत्मविश्वास की कमी जैसी मानसिक समस्याएँ भी होती हैं। अब यही है कि सोशल मीडिया पे दिखता है बढ़िया-बढ़िया ग्लैमरस एक लाइफ़ दिखती है दूसरों की, तो उससे उनके अंदर भी एक तरीके से फीलिंग ऑफ मिसिंग आउट, जिसे हम फोमो कहते हैं, उसकी फीलिंग आ जाती है। तो या तो इसका पॉजिटिव आउटकम ये होना चाहिए, इसका पॉजिटिव आउटकम क्या होना चाहिए? पॉजिटिव आउटकम ये होना चाहिए कि युवा उस दिशा में काम करें कि वो खुद भी कामयाब हो, या फिर वो नकारात्मक कार्यों की तरफ ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जिससे वह अपना जीवन में भारी नुकसान भी कर देते हैं। हालाँकि इंटरनेट मंचों के उपयोग असत्यता से अलग भी हो सकता है। अधिकांश लोग सोशल मीडिया पर अपने जीवन की सफलताओं, खुशियों और उत्सवों को साझा करते हैं। लोग बढ़िया-बढ़िया चीज़ें बताते हैं सोशल मीडिया पे। लाइफ़ की बेस्ट बेस्ट मोमेंट्स ही डालते हैं, है ना? जब युवा इस तरह की समझ देखते हैं तो उन्हें ये लगता है कि बाकी सभी लोग उनके मुकाबले बेहतर जीवन जी रहे हैं। इससे मन में एक तरीके से अ, ऐसा लगने लगता है युवाओं को कि यार हमने ये जीवन में तो पाया ही नहीं है। एक असमानता बढ़ जाती है, असमानता की भावना उन्हें मानसिक और भावनात्मक रूप से परेशान करती है, जिससे तनाव बढ़ता है। सोशल मीडिया ने भले ही लोगों को एक दूसरे से जोड़ने का काम किया है, लेकिन इसके दुष्प्रभाव भी व्यापक हैं। इस सब का परिणाम ये हो रहा है कि वास्तविक सामाजिक संबंधों की जगह आभासी संबंध ने ले ली है। पहले जहाँ लोग अपने परिवार और मित्रों से व्यक्तिगत रूप से मिलते थे, तब उनकी बातचीत सोशल मीडिया मंचों तक सीमित हो गई थी। पहले लोग मिलते थे, बातें करते थे, जानते थे। अब क्या सोशल मीडिया पे हाय हेलो पे और लाइक्स पे बदल चुका है। युवा वास्तविक संबंधों को समय नहीं दे पा रहे हैं। वे आभासी दुनिया से इतना खो जाते हैं कि उनके पास अपने आसपास के लोगों के वास्तविक जुड़ाव का समय नहीं रहता। ये भावनात्मक दूरी, अकेलेपन और अवसाद का एक प्रमुख कारण बनती है। ये सच है कि किसी भी चीज़ के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही प्रभाव होते हैं। सोशल मीडिया ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को नया आयाम दिया है। आज हर व्यक्ति बिना किसी डर के सोशल मीडिया के माध्यम से अपने विचार रख सकता है और इसे हज़ारों लोग तक पहुँचा सकता है। बिल्कुल, ये कार्य संभव है। आगे देखते हैं। इसके इससे हमारे समाज में कई बदलाव आए हैं जो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों रूपों में देखे जा सकते हैं। लेकिन सोशल मीडिया के दुरुपयोग ने इसे एक खतरनाक उपकरण के रूप में भी स्थापित कर दिया है, जो वास्तव में चिंता का विषय है। ऐसे में इसे नियंत्रित या इसका उपयोग कम करने की आवश्यकता लगातार महसूस की जा रही है। इसके सामाजिक प्रभावों के मद्देनज़र अब आवश्यक है कि निजता के अधिकार का उल्लंघन ना हो और सोशल मीडिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए ज़रूरी कदम उठाए जाएँ, ताकि भविष्य में इसके दुष्प्रभावों से बचा जा सके। बहुत ही बढ़िया संवाद की एक होलिस्टिकली कवर करा है सोशल मीडिया और हमारे वास्तविक जीवन को कैसे परिवर्तन लाया गया है। फिलहाल इसी के साथ आज के लिए रखते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। कल फिर आएँगे नई वीडियो के साथ, जुड़े रहिए और अच्छा लगे तो वेबसाइट को भी ज़रूर विज़िट करिएगा। थैंक यू।